Hello class 10th. This is your revision clip of chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर में को जब रिवाइज की जा रही होगी तो आप इसी रिवीजन क्लिप से आप अपना नोट्स कॉपी तैयार करें, और जब नोट्स कॉपी कंप्लीट होगा, क्योंकि हम 2 क्लिप में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो जब आपका नोट्स तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम पूरे चैप्टर का एक बार क्वेश्चंस भी देंगे। आप उस क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिए ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप पेज पे देख रहे हैं, यहाँ आपका 6 लेसन है जिसे मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। पहला पार्ट में आपको चैप्टर 3 एज ऑफ रिवॉल्यूशन तक लेकर के चलूँगा। सो लेट्स बिगिन। यह है आपका पहला टॉपिक, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज क्रिएट आइडियाज़ ऑफ नेशन अमंग सिटीजन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1789 में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ तो वहाँ सिस्टम बदली, मोनार्किज्म को हटा के रिपब्लिकन सिस्टम आई और एक नेशन के रूप में फ्रांस इमर्ज हुआ। बट यहाँ पे समस्या ये थी कि सिटीजन्स में नेशनलिज्म की भावना कैसे जगाई जाए। तो रिवोल्यूशनरीज ने जो आइडियाज़ दिए इस काम को करने के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप। जैसे देख रहे हैं आप, पहला है फादरलैंड और सिटीजन जैसे स्टेप, दूसरा ट्री कलर चुनना, फ्रेंच ट्री कलर चुनना, तीसरा स्टेट जनरल जो पुरानी पॉलिटिकल बॉडी थी उसको रिनेम करके नेशनल असेंबली बनाना, चौथा पूरे फ्रांस के लिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना और फ्रेंच को पूरे फ्रांस का कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना। तो ये सारे थॉट्स दूसरे कंट्रीज़ में जैकोबिन क्लब के थ्रू भी प्रचार होने लगे, या यही थॉट्स लेकर दूसरे कंट्रीज़ में जैकोबिन क्लब बनने लगे, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली जैसे कंट्रीज़ में। एंड नेक्स्ट टॉपिक, सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ये हम जानते हैं कि नेपोलियन 1804 में फ्रांस का एम्परर बना। तो एम्परर बनने के बाद उसने जो सिविल कोड इंट्रोड्यूस की उससे होने वाले एडवांटेजेस को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे पहला एडवांटेज क्या है, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पर जितने भी विशेष अधिकार दिए गए थे नोबिलिटी को उसे छीन ली गई। दूसरी, सबको लॉ के सामने इक्वल कर दी गई, इक्वलिटी फॉर द लॉ। तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी सबकी राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया। अब ये कोड जो है ये डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी जैसे देशों में भी भेजी गई, या एक तरह से कहो गई। कैसे गई? नेपोलियनिक वार के थ्रू। तो यहाँ नेपोलियन ने वहाँ इन कोड के साथ साथ और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। जैसे यहाँ आप दिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को आसान कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, सर्फडम यानी किसानों के ऊपर जो ऋण था उससे उन्हें मुक्त किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी मर्चेंट्स का जो ग्रुप था उनके ऊपर से उसे हटा दी गई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को सुधारी गई। और यही सब चीज़ें जो है नेपोलियन वार के कारण ही हुई। तो नेपोलियन वार क्या है, अब वो अगला टॉपिक आपका होता है। नेपोलियनिक वार में क्या देखे थे हम कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे यूरोपियन स्टेट थे जैसे स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, कुछ सिटीज़ जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सोवा, इन जगहों पे जो नेपोलियन की जो आर्मी थी उसे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में स्वागत किया गया, मतलब आज़ादी के दूत के रूप में। लेकिन बाद में यही लोग 1813 का जब बैटल ऑफ लिप्जी हुआ तो यहाँ पहली बार नेपोलियन युद्ध हारा, और यहाँ से वो युद्ध हारना शुरू किया और जो क्षेत्र जीता उसे भी हारता गया। इसका कारण क्या रहा? जो व्यक्ति इतना फेमस था वो 1830 के बाद डाउन क्यों हुआ? तो इसका कारण यहाँ 3 हमने लिखा है। पहला है कि जहाँ पे वो अपना राज्य स्थापित करता था वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नया होता था पहले की तुलना में। दूसरा, उन जगहों पे टैक्सेशन को बढ़ा देता था। तीसरा, उन जगहों पे सेंसरशिप लगाता था। चौथा, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करता था ताकि यूरोप पे विजय पाई जा सके। इसके अलावा और भी उसकी आर्मी जो थी और भी बदतमीज़ी करती थी, जैसे औरतों के साथ छेड़छाड़, ट्रेडर्स को लूट लेना, किसानों को घुटने पे बिठाना, बहुत सी बातें थी। तो ये सारी चीज़ें नेपोलियन को डाउन कर देती है। एंड अगला टॉपिक है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म 1815 का पहले देख ले। ये कंजर्वेटिज्म एक तरह का पॉलिटिकल फिलॉसफी होता था जो ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स
और डेवलपमेंट को फटाक से चेंज करने की बात करते थे। मतलब कह सकते हो कि एक तरह से राजनीतिक सोच जो पुरानी चीज़ों को स्थापित करने की डिमांड करती थी। तो ये कंजर्वेटिव्स को जो फॉलो करते थे कंजर्वेटिज्म को, वो दो तरह के होते थे। पहला वो होते थे जो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट, सोसाइटी जैसे मोनार्की, चर्च, ये सोशल हिरार्कीज मतलब वंश, प्रॉपर्टी आदि को फिर से स्टेबल करना चाहते थे। तो कुछ ऐसे थे जिनको लगता था कि मॉडर्न आर्मी बनानी चाहिए, अच्छा ब्यूरोक्रेसी मतलब प्रशासनिक व्यवस्था हो, इकोनॉमिक डायनेमिक हो, फ्यूडलिज्म को एबोलिश कर दिया जाए, सर्फडम को, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, मोनार्की ही रहे लेकिन इन नई चीज़ों के साथ। तो ये दो तरह के कंजर्वेटिज्म थे। और 1815 में यानी 1815 में कुछ बदलाव हुई नेपोलियन के हारने के बाद। तो नेपोलियन जो हारा तो ट्रीटी ऑफ वियना हुई। तो चलो वो भी अब देख लेते हैं। तो यहाँ स्टार्ट होता है आपका ट्रीटी ऑफ वियना। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये यूरोपियन अलायंस जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने मिल करके नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया। तो जब वो हराया तो फिर से पूरे यूरोप में नई सिस्टम लेके आनी थी कंजर्वेटिव्स के हाथों। तो यहाँ पे कांग्रेस में एक मीटिंग बैठाई गई, वियना में एक कांग्रेस यानी मीटिंग बैठाई गई जिसको लीड कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और इस वियना के मीटिंग में कुछ प्रपोजल पास किए गए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोजल था फ्रांस को सीज करना। तो फ्रांस में जो बदलाव हुए यहाँ पे मैंने दिखाया है। फ्रांस के अंदर बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से स्टेबल किया गया और लुइस 18 को अगला राजा बनाया गया। और फ्रांस के चारों तरफ जो जीता हुआ हिस्सा था उनको उन क्षेत्रों को दे दी गई। जैसे यहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में नीदरलैंड बेल्जियम को, साउथ में जेनेवा पिडमोंट को, ईस्ट में पोलैंड रसिया को, वेस्ट में सैक्सोनी प्रसिया को, जो नॉर्दर्न इटली था और 39 जर्मन स्टेट था उसके ऊपर ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया। और इन पूरे क्षेत्रों में सेंसरशिप लगा दी गई न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स पे, ताकि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज से रिलेटेड जो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी या इक्वलिटी जैसी जो भावनाएं थी वैसी चीज़ें छापी ना जा सके और दोबारा रिवॉल्यूशन जैसी नौबती ना आए। तो ये जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ तो कुछ जो रिवोल्यूशनरीज सपोर्ट करते थे नेशनलिज्म को वो तो अंडरग्राउंड होंगे। तो रिवोल्यूशनरीज कौन थे? ये तो एक तरह का वादा होता था, कमिटमेंट, जो मोनार्कियल फॉर्म को जो कि वियना के बाद स्टेबल हुआ उसका विरोध करना एंड साथ ही साथ लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना, ये रिवोल्यूशनरीज होते थे। ये मतलब होता था रिवोल्यूशनरीज का। और इनको ट्रेंड करता था एक सोसाइटी जिसे सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता था। और इन सब में यानी सीक्रेट सोसाइटी और रिवोल्यूशनरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था जोसेफ मैज़नी। यहाँ थोड़ा दिए हैं उसका हम, जैसे उसका जन्म हुआ था 1807 जिनेवा में। वो 24 साल के सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना, नाम था कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी का। 24 साल की उम्र में जब बोलिगुआरिया के रिवोल्यूशन में 1830 में पार्टिसिपेट किया तो उसे एक्साइल यानी देश निकाला की सज़ा मिली। उसने ये सब चीज़ें झेलते हुए यंग इटली, मर्सेल्स में और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की और इसमें बहुत सारे युवक जो इन राज्यों के थे वो शामिल हुए। मैज़नी का मानना था, चूँकि ऐसे सीक्रेट सोसाइटी पूरे यूरोप में जहाँ तहाँ बनने भी लगे इसके बनाए होने पर, मैज़नी का मानना था कि गॉड ने नेशन बनाया है मैनकाइंड के लिए, यानी सारे मैनकाइंड से उनके लिए नेशंस बनाया है। मेटरनिक क्या उसके बारे में बोलता था कि हमारे सोशल ऑर्डर का, हमने जो समाज स्थापित किया उसका सबसे बड़ा दुश्मन है मैज़नी। अब देखते हैं 1830 का थोड़ा सा बदलाव। 1830 में हम लोगों ने क्या देखा कि जुलाई रिवॉल्यूशन में बॉर्बन किंग जो लुइस 18 बैठा था 1815 में, उसे हटा करके ऑर्लियंस डायनेस्टी के लुइस फिलिप को राजा बनाया गया। बस ये एक थोड़ी सी बदलाव थी और इस बदलाव को देखते यूरोप में जहाँ तहाँ थोड़े बदलाव होने की डिमांड होने लगी। तीसरी चीज़ को देखते मीटरनिक ने कहा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को बुखार लग जाता है। 1830 का सबसे बड़ा प्रभाव था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका चर्चा पीछे के क्लिप में नहीं की गई थी। तो चलो देखते हैं। ग्रीक जो था एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, यह मुस्लिम साम्राज्य था और इसमें ऑटोमन एम्पायर इस पर शासन करती थी। जब 1830 में बदलाव हुआ तो ग्रीक में भी 1821 के समय में वार इंडिपेंडेंस शुरू हुआ और इसको सपोर्ट कौन कौन कर रहे थे? वैसे ग्रीक लोग जिनको ग्रीक से बाहर कर दी गई थी, या यूरोपियन के कुछ बेस्ट यूरोपियन थे जो सपोर्ट करते थे। ये यूरोपियन इसलिए सपोर्ट करते थे इनको कि इनका मानना था कि ग्रीक ओल्ड सिविलाइजेशन का पालना है, क्रैडल है, इसलिए सपोर्ट करते थे। उसमें एग्जाम्पल भी है कि एक इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बेरॉन,
जो फंड जमा करता था और युद्ध में हेल्प करता था, जिसको 2024 में फीवर की वजह से मृत्यु हो गई। फाइनली ये जो एग्जाम्पल है ये 1832 में ख़त्म होता है, ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज होता है, और ये ख़त्म होता है एक संधि के साथ जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एंड लास्ट दो टॉपिक, रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। इसमें क्या हुआ था, जो लुइस फिलिप अभी 30 में बना, वो लुइस फिलिप को ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ा गद्दी, और नेशनल असेंबली जो था उसने पूरे फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया और कुछ बदलाव किए। जैसे क्या बदलाव किया, 21 साल से ऊपर के सभी मेल को वोट का अधिकार दिया, सबको राइट टू वर्क प्रोवाइड किया, और तीसरा पूरे फ्रांस में नेशनल वर्कशॉप सेटअप किया ताकि सबको काम मिल सके। और इस रिवॉल्यूशन का कारण था ये नीचे जो दिख रहा है आपका, वो क्या कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी, लोगों का गाँव से शहर की ओर जाना जिससे शहरों में आबादी बढ़ गई। तीसरा, छोटे प्रोड्यूसर्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से कंपटीशन करना, किसानों के ऊपर